हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करेंगे औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की रोजगार अक्षमता कैसी थी। सबसे पहले पढ़ेंगे और जानेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक औपनिवेशिक का मतलब होता है, अगर हम एक सरल शब्दों के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जैसे कोई भी शक्तिशाली देश होता है और वो कमजोर देश के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है, या यूं कहें कि अधिकार जमा लिया होता है, जिसके कारण उस कमजोर देश की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव देखने को मिलते हैं, उसको औपनिवेशिक कहा जाता है। यानी कि भारत के ऊपर अगर ब्रिटिश का अधिकार था, तो उस अधिकार की वजह से भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली में बहुत सारे बदलाव हुए, वही एक औपनिवेशिक था। तो इसी के अंदर हम आज पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक टाइम पे भारत में महिलाओं के रोजगार में कैसी अक्षमता थी और क्या कुछ उनकी शैली थी, ये कुछ जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है प्रारंभिक औपनिवेशिक काल। यानी कि प्रारंभिक यानी कि जब शुरुआती दौर था औपनिवेशिक काल का, उसमें महिलाओं की जो रोजगार अक्षमता थी वो कैसी थी। प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की रोजगार की अक्षमता बिल्कुल ही सीमित मात्रा में थी। महिलाओं को घर की चार दीवार से बाहर निकलने तक की भी इजाजत नहीं थी। और ये औपनिवेशिक काल, या यूं कहें कि भाई ब्रिटिश के आने से पहले भी भारत के अंदर यही था कि महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। महिलाओं को किसी भी सामाजिक कार्य या धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की कोई भी इजाजत नहीं थी। उनको सिर्फ घरेलू कामकाज तक ही सीमित रखा जाता था। प्रारंभिक औपनिवेशिक काल का सिर्फ इतना ही हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन, दूसरा है सामाजिक सुधार आंदोलन। इसके अंदर क्या था, समाज के अंदर जितने भी समाज सुधारक कुछ लोग हुए थे, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज को उठाने की कोशिश की। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने अपने, और भी बहुत से समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए समाज में अपनी आवाज उठाई और महिलाओं को भी पुरुषों के समान दर्जा देने का जो काम किया है, इसमें भूमिका निभाई है। सामाजिक सुधार आंदोलन, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए थे, क्योंकि महिलाओं को आपको मैंने प्रारंभिक काल के अंदर भी बताया है कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन महिलाओं को इन जो शूद्र वर्ग था उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता था। महिलाओं को भी किसी भी प्रकार का समाज में हस्तक्षेप करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। समाज सुधार आंदोलनों में जो हमारे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने समाज में महिलाओं के लिए काम किया और महिलाओं को पूर्ण तरह से आज़ादी दिलाने में सहयोग किया। अब महिलाएं भी पुरुषों के समान स्कूलों में जाके पढ़ने लगी, अपने अधिकारों की मांग करने लगी और घरेलू कामकाज से बाहर निकल के न जो अदर फैक्ट्री को कारखाना थे उनमें जाके ना अपना काम करके ना आपकी आजीविका चलाने के लिए सक्षम हो गई। इतना सा फर्क पड़ा था, इससे ज़्यादा भी कुछ बदलाव देखने को हमें नहीं मिलता। किताबी बातों के अंदर देखें तो बहुत सा बदलाव था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। बहुत से महिलाएं थी, जैसे निचले तबके की जो महिलाएं थी या वर्ण व्यवस्था के आधार दलित महिलाएं जितनी थी, उनको इतने अधिकार नहीं थे कि वे पढ़ सकें या फिर किसी भी अच्छी फैक्ट्री, कंपनी या कारखाने में जाके अपना रोजगार कर सके। ये उच्च वर्ण की महिलाओं के लिए कुछ सीमित मात्रा में इतने अधिकार उनको प्राप्त हुए थे। शिक्षा और रोजगार, तीसरा पॉइंट हमारे पास। तीसरा है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार क्या है? शिक्षा मिलनी शुरू हो गई थी और जो महिला शिक्षित हो जाती थी वह रोजगार अपना करने लग जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के समय भारत के अंदर सभी महिलाओं को मिशनरी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में जाने का कुछ अवसर प्रदान हुए, लेकिन जो निम्न समाज की महिलाएं थी, निम्न वर्ग की महिलाएं थी, उनको ये अवसर बिल्कुल भी प्रदान नहीं हुए। कुछ उच्च वर्ण की ही महिलाओं को ये अवसर प्रदान हुए। उनमें से कुछ गिनी चुनी महिलाएं ही शिक्षा को ग्रहण कर पाती थी और अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी भी रोजगार को वो प्राप्त कर सकती थी या किसी रोजगार के लिए घर से बाहर वो जा सकती थी। और यह भी कुछ सीमित मात्रा तक ही देखने को मिला है। शिक्षा के अंदर यही था। शिक्षा महिलाओं को और दलितों को तो न्याय के बराबर दी जाती थी, और अगर कोई भी महिला अगर घर से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती थी तो उसके ऊपर समाज के द्वारा बहुत सारे अत्याचार भी किए जाते थे। क्योंकि भारत के अंदर एक धर्म व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई थी कि महिलाएं या दलित वर्ग अगर पढ़ लेगा तो यह एक घोर पाप होगा,
इसके डरावने विभिन्न प्रकार के प्रकोप बताए गए थे और लोगों को मंदड़ंग कहानियां सुना करके उनको डराया गया था। इसलिए कोई भी महिला घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाती थी। अगर कोई जाती थी तो वो कोई पूरे समाज में यूं कहें कि 10 में से 2 चली गई तो वो खैर अलग बात है, तो बहुत न की मात्रा में महिलाएं पढ़ने के लिए घर से बाहर जाती थी। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण में क्या, अगर कोई महिला घर से बाहर किसी भी या अपने जज्बे से या समाज से लड़ झगड़ के घर से बाहर पढ़ाई करके या किसी भी कारखाना औद्योगिक में अपना हस्तक्षेप करने के लिए जाती है, अपनी आजीविका चलाने के लिए घर से बाहर काम करने के लिए जाती है, तो उसको पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था और काम पुरुषों के बराबर ही लिया जाता था। कम योग्य हैं इसलिए उनको वेतन बिल्कुल न के बराबर दिया जाता था और काम पुरुषों के बराबर ही लिया जाता था। और औपनिवेशिक काल जब भारत के अंदर था तो महिलाओं को, गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार की छुट्टी या कोई आराम नहीं दिया जाता था। उसको उतने ही घंटे, 12 घंटे या 14, 18 जो भी घंटे इनका टाइम था उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता था। किसी भी प्रकार की छुट्टी का कोई भी या अवकाश का कोई प्रावधान नहीं था। ये था औद्योगिकरण की स्थिति। श्रमिक कानून और नीतियां, 5वां पॉइंट हमारे पास है। ये भी बिल्कुल औद्योगिकरण से ही संबंधित है। ये दोनों सेम है क्योंकि औद्योगिकरण में भी सेम वही बातें आती हैं कि जब औद्योगिकरण था तो महिलाएं को वेतन कम दिया जाता था, काम सेम बराबर लिया जाता था। श्रमिक और श्रम कानून और नीतियों में भी यही है कि महिलाओं को भारत के अंदर औपनिवेशिक काल का रोजगार, महिलाओं के रोजगार पर बहुत सारा गहरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि महिलाओं की जो अधिकार थे उनका उल्लंघन हो गया था, क्योंकि महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह अपनी आवाज को समाज के सामने रख सके। इसलिए वे उनको दबाया और कुचला ही जाता था। किसी भी महिला को अगर कम वेतन दिया जाता था या फिर किसी भी महिला को काम से बाहर निकाल दिया जाता था या आधे दिन का अगर वो काम करती है तो उसको पैसे नहीं दिए जाते थे। अगर वो पूरा काम करती है तभी उसको पैसे दिए जाते थे। या किसी भी महिला के साथ, या कोई महिला गर्भवती है, अगर वो अपनी छुट्टी लेना चाहती है, अगर किस अवकाश अगर प्राप्त करना चाहती है तो उसको इस प्रकार की कोई भी इजाजत नहीं होती थी। ये था, किसी भी नीतियां, कोई श्रम कानून नहीं था, कोई नीतियां नहीं थी, बस और सिर्फ अत्याचार ही था। ये थे हमारे पास कुछ पांच पॉइंट। अब कुछ और पॉइंट है जो अब हम आगे पढ़ेंगे। एक बार आप इनको देख लीजिए और इनको साफ कर देते हैं। बताना मैं पारंपरिक व्यवस्था और पितृसत्तात्मक व्यवस्था कैसी थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था। दूसरा एक पॉइंट हमारे पास में 7वां पॉइंट है जाति और वर्ग का प्रभाव, महिलाओं के रोजगार पर कैसे प्रभाव डालता था। जाति और वर्ग का प्रभाव ये पढ़ेंगे। 6वां पॉइंट है पारंपरिक व्यवस्था और पितृसत्तात्मक व्यवस्था कैसी थी। महिलाओं के रोजगार में हस्तक्षेप करने वाली पारंपरिक व्यवस्था और पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार अगर देखें तो किसी भी महिला को, वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखें, महिला को घर की 4 दीवार से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंदर यह था कि पुरुष प्रधान हमारा देश था और महिला को घर के कामकाज या धार्मिक मामले, सामाजिक मामले, किसी भी मामले के अंदर अपना कोई भी ओपिनियन देने का अधिकार नहीं था। वह सिर्फ घर के बड़े बुजुर्ग या घर के जो पिता होते थे उसके अकॉर्डिंग ही फैसले लिए जाते थे। महिलाओं को सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता था। जाति, वर्ग और वर्ण व्यवस्था। जाति और वर्ग व्यवस्था क्या थी। समाज हमारा विभिन्न जातियों के अंदर बटा हुआ था। हर एक जाति को अपनी जाति के अकॉर्डिंग ही कार्य करना होता था। यानी कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य होता था शिक्षा ग्रहण करना और समाज को शिक्षित करना। स्त्री का काम होता था युद्ध लड़ना और भाई ताकत का काम होता था उनका।
अपनी प्रजा की रक्षा करना, सेना की रक्षा करना और समाज की रक्षा करना। वैश्य का जो काम होता था वो व्यापारिक वर्ग में आते थे, जिनका काम मुख्य रूप से व्यापार करना ही होता था। शूद्र वर्ग का काम होता था सेवा करना, जो ब्राह्मणों की भी सेवा करेगा, स्त्री, वैश्य और पशु जानवरों की भी सेवा करेगा, शूद्र का कार्य होता था। तो कार्य बटे हुए होते थे। तो जाति का प्रभाव महिला के कार्य अक्षमता पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी महिला अपनी जाति के बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। और औपनिवेशिक शासन के समय महिलाओं को अपनी ही जाति में भी कार्य करने का अधिकार नहीं था। यानी कि अगर व्यक्ति काम करना चाहे तो वो सिर्फ अपनी जात का ही काम करेगा। यानी अगर कोई नाई है तो सिर्फ वो नाई का ही काम करेगा, बाल काटने का काम करेगा। धोबी है तो उसका काम सिर्फ ये है कि वो कपड़े ही धोएगा। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका काम सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना है, सिर्फ वो शिक्षा ही ग्रहण करेगा। अगर कोई शूद्र है उसका काम सिर्फ साफ सफाई और सेवा करना है तो सिर्फ वो ही करेगा। ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही काम बांटे गए थे, महिलाओं को कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं थी। और जाति व्यवस्था का इस पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन औपनिवेशिक समय के अंदर जब अंग्रेजों का दौर था तो अंग्रेजों ने भारत की महिलाओं को भी शिक्षित करने का थोड़ा सा इरादे मजबूत किए और महिलाओं को कहा कि तुम भी पढ़ सकते हो और अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई औद्योगिकरण में कार्य कर सकती हो, या किसी भी कारखाने में, या कोई भी अपना हस्तशिल्प कार्य भी कर सकती हो। महिलाओं ने अपने कदम बढ़ाए और अपने काम को या अपने घर की आजीविका चलाने के लिए जब अपने कार्य को करना शुरू किया तो ये घर से बाहर निकलने लगी। लेकिन समाज की इस जाति व्यवस्था ने महिलाओं के इस हौसले को तोड़ के रख दिया और महिलाओं को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। महिलाओं को सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखा और उन्हें किसी भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, तो उन्हें किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करने ही नहीं दिया। अगर किसी ने किया है तो कोई भी समाज में 2-4 महिला ही कुछ कर पाई है, नहीं तो पूरा समाज ऐसा का ऐसा ही रह गया। ये थी जाति वर्ण व्यवस्था, इसका भी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिर इस तरह की विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए महिलाओं ने अपना जीवन व्यतीत किया इस भारत के अंदर। लेकिन विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता संग्रामों में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और देश की आज़ादी को दिलाने में या देश की इस आर्थिक स्थिति को सुधारने में, और महिलाओं की जो इतनी समाज की महिलाओं के बारे में इतनी नीची सोच हुआ करती थी, उसको सुधारने भी महिलाओं ने, पुरुषों ने बहुत सारे बलिदान दिए, बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अब अगला पॉइंट हमारा यही है, इसमें बात करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम महिलाओं की क्या भूमिका थी? स्वतंत्रता संग्राम में कई महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई और महिलाओं को अपनी बराबरी के अधिकार दिलाने का भी काम किया। जैसे कुछ एक के दो के नाम अगर हम ले, सरोजिनी नायडू जी हैं, अरुणा आसफ अली, और भी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज सुधार के अंदर अपनी भूमिका निभाई और महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का अधिकार दिलाने में काम किया। यह स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद का दौर। स्वतंत्रता के बाद का दौर कैसा था, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के रोजगार में और शिक्षा के मामले में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता के बाद महिलाएं भी समाज के अंदर सर उठा के जीने लगी और अपने अधिकारों की मांग करने लगी। विभिन्न प्रकार के काम धंधे रोजगार वे करने लगी, शिक्षा ग्रहण करने लगी। और इसका सबसे ज़्यादा असर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान के अंदर महिलाओं के लिए भी उतने ही अधिकार लिखे हैं जितने पुरुषों के लिखे हैं। क्योंकि पुरुष और महिलाओं को दोनों को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो गया, तो अब वो महिलाएं भी समाज के अंदर सर उठा के जीने लगी पुरुषों के मुकाबले। अब महिला घर से बाहर निकल के शिक्षा ग्रहण भी कर सकती है, महिला घर से बाहर निकल के अपना रोजगार के साधन भी जुटा सकती है और अपने घर की आजीविका चला सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है।
ये स्वतंत्रता के बाद महिलाओं का रोजगार अक्षमता या फिर जीवन स्थिति के अंदर इतने बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। खैर अब भी समाज के अंदर महिलाओं को विभिन्न प्रकार की आज़ादी के अधिकार मिलने चाहिए और अपने जीवन के अंदर उन्होंने सुधार किए हैं, तो उसके अंदर भी बदलाव की कुछ ज़रूरत है, जो जिसके ऊपर अभी भी काम होना चाहिए। ये हमें औपनिवेशिक भारत के अंदर महिलाओं की रोजगार अक्षमता के बारे में आज पढ़ा है कि किस तरह से महिलाओं का जीवन होता था। महिलाओं को बिल्कुल एक निचले नज़रों से ही देखा जाता था। महिलाओं को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य या आर्थिक कार्यों में अपना हस्तक्षेप करें। महिलाओं को सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखा जाता था। महिलाओं को सिर्फ अपने चूल्हे चाके का ही काम दिया जाता था। महिलाओं को सिर्फ अपने बच्चों का लालन पालन और अपने जो गृहस्थी घर के अंदर जितने मेंबर होते थे उनकी देखरेख ही करने का अधिकार होता था। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था शिक्षा ग्रहण करना और समाज के अंदर शिक्षा बांटना। क्षत्रिय का काम होता था युद्ध लड़ना और समाज की देखरेख करना। वैश्य का काम होता था व्यापार करना और शूद्र का काम होता था सेवा करना। महिलाओं का अच्छा, ये जो 3 वर्ण थे ऊपर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये पढ़ाई लिखाई कर सकते थे। शूद्र को किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था और चारों वर्णों की कोई भी महिला शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी। पुरुष कर सकते थे सिर्फ 3 वर्णों के, लेकिन शूद्र वर्ण के न पुरुष शिक्षा ग्रहण कर सकता था, न ही महिला शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। तो ये हमें औपनिवेशिक टाइम के जो भारत में महिलाओं के रोजगार अक्षमता कैसी थी, इसके ऊपर कुछ बातें की हैं। ये हमारी कैसी लगी आपको क्लास, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई भी कमी हो तो ज़रूर बताना, ताकि हम अपनी आने वाली क्लास के अंदर उस कमी को सुधार सकें। चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।